गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गॉस्नर कॉलेज रांची। आज मैं आपको एमकॉम का पेपर 302 इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड्स का एक टॉपिक है। सबसे पहला जो यूनिट 1 का टॉपिक है, इंट्रो इंटरनेट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को बताऊंगा। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को बताऊंगा और उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को बताऊंगा। आप सभी स्टूडेंट कॉपी में इस पॉइंट को लिखिए। लिखना स्टार्ट करें। पहले तो आप कॉपी में डेट बाय डेट लिखिए। डेट लिखिए, आज का डेट, किस डेट को क्या पढ़ाई हुआ है लिखिए। डेट आज का है 24/1/2022। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट भी लिख दीजिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड। और टॉपिक आज का है, आज का टॉपिक जो होगा वो है एडवांटेजेस। अच्छा, यहाँ पे लिख दीजिए पेपर, ब्रैकेट में डाल दीजिए सी सी COMM 302। ठीक है। और सब्जेक्ट में हो गया, टॉपिक कर दीजिए। आज का जो डिस्कशन करेंगे, आज जो बताया जाएगा लेक्चर, टॉपिक कर दीजिए इंटरनेशनल एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल 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 ट्रेड। ठीक है। एंड disadvantages disadvantages of international trade। ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। ठीक है। इससे पहले आप एडवांटेजेस इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग जाने थे, और उसका डिफिनेशन को जाने थे, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को जाने थे। ठीक है। और कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को जाने थे। ठीक है। अब मैं अपना नाम भी ले रहा हूँ। ये हो गया मेरा नाम। और मेरे YouTube चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सुने, है ना। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना रोल नंबर, अटेंडेंस जो बनाइएगा, रोल नंबर जरूर लिख दीजिए। ठीक है। रोल नंबर, है ना, नेम एंड रोल नंबर। ठीक है। और मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, है ना। या मैं और ज़्यादा आपको कैसे बता सकता हूँ। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको लिखिए बढ़िया से पहले, डेट बाय डेट। चलिए, तो पहला हेडिंग बनाइए, यहाँ पर लिखिए
एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल नहीं हुआ इसमें, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल, एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल advantages of international trade, advantages of international ट्रेड। ठीक है, तो कॉपी में आप लोग पहले हेडिंग लिख दीजिए, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, नंबर 1, ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल resources, optimum use of natural resources, optimum use of natural resources। पॉइंट तो लिख लिए होंगे स्टूडेंट। अब इसका हिंदी, इस पॉइंट को है ना हिंदी में भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इसका हिंदी आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग। तो अब सुनिएगा इस पॉइंट को मैं क्या बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ, ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जो प्राकृतिक साधन है देश में उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है ना। इंटरनेशनल ट्रेड, सुनिएगा इस पॉइंट को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स ईच कंट्री टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। Each country can concentrate on production of those goods for which its resources are best suited. Wastage of resources is avoided, है ना। मतलब क्या हुआ कि हिंदी में भी मैं बताता हूँ, प्राकृतिक साधनों का इष्टतम उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम अधिक से अधिक उपयोग करने में मदद करता है। प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिसके लिए उसके संसाधन सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इससे क्या होता है, संसाधनों का की बर्बादी से बचा जाता है ना। पहला पॉइंट तो समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से किसी भी देश के जो प्राकृतिक है ना संसाधन होते हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग होता है, वेस्टेज से बचा जाता है ना। क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर मेरा ये कोयला अधिक पाया जाता है, अब्रक अधिक पाया जाता है, तो उसका मैक्सिमम यूज करेगा, अधिक से अधिक इष्टतम उपयोग किया जाएगा जिससे वेस्टेज नहीं हो सके, प्राकृतिक प्राकृतिक साधनों का सोर्सेज रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। ठीक है, और नंबर 2 पॉइंट भी लिखिए। नंबर 2 पॉइंट, ठीक है, नंबर 2 में लिखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी, VAILIABILITY, availability of all types 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 of availability of all types of goods availability of all types of goods। लिख ली पॉइंट। और इसका इस पॉइंट का हिंदी भी बहुत से स्टूडेंट बोले कि सर उसका हिंदी भी बता दीजिए। ठीक है, पॉइंट को हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिए, है ना।
सभी प्रकार के सामानों की उपलब्धता, सभी प्रकार के सामानों की उपलब्धता, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको कॉपी में लिखिए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से क्या होता है, तो मैं इंग्लिश में पहले बोल देता हूं, सुनिएगा। इट एनेबल्स ए कंट्री, पॉइंट नंबर 2 को समझा रहा हूं। इट एनेबल्स ए कंट्री टू ऑब्टेन गुड्स, इट enables a country to obtain goods which it cannot produce or which it is not producing, है ना, due to higher cost by importing from their other countries at lower cost। मतलब क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से, है ना, वह देश जो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, या और यदि प्रोड्यूस करता है तो उसको अधिक से अधिक लागत लगता है, तो वो कम से कम लागत में दूसरे देश से आयात करके वस्तु उपलब्ध करा सकता है ना। ठीक है, यानी कि एक देश को उन वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक देश को उन वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जिसका वह उत्पादन नहीं कर सकता, है ना। और उत्पादन करता भी तो उसका कॉस्ट अधिक हो जाता है, तो आयात करके कम लागत पर वह वस्तु प्राप्त कर सकता है। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा लाभ है ना। जो आर्टिकल को वह देश प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना, तो वह दूसरे देशों से उस गुड्स को आयात करके मंगाता है, और कम लागत पर यदि अपने देश में बनाता है, उसका लागत क्या हो जाएगा, चूंकि टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं है जिसके कारण लागत बढ़ने लगता है ना। और दूसरे देश में क्या है, टेक्नोलॉजी अधिक अच्छा है, तो वहां कम लागत पर ही वस्तु उपलब्ध है, तो ज्यादा भलाई यही कि दूसरा देश से ही मंगा लीजिए, आयात कर लीजिए, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ये दूसरा लाभ है। अब तीसरा लाभ बताइए, थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखिए स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट लिखिए, स्पेशलाइजेशन। SPECIALISATION, स्पेशलाइजेशन, है ना। स्पेशलाइजेशन का हिंदी आप जरूर लिखिए, है ना। स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञता, विशेषज्ञता इसका हिंदी हुआ। तो चलिए थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ एक आध दो लाइन सुन लीजिए। स्पेशलाइजेशन माने, स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञता, फॉरेन, ये पॉइंट नंबर 3 को मैं बता रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन को समझा रहा हूँ, आप कॉपी में लिखिए। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड इनकरेजेस प्रोडक्शन, है ना, ऑफ डिफरेंट गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। दोबारा मैं बोल देता हूँ, फॉरेन ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड इनकरेजेस production of different goods in different countries. Goods can be produced at comparatively low cost due to advantage of division of labor, है ना। Goods can be produced at a comparatively low cost due to advantages of division of labor। अब मैं आपको हिंदी में भी समझा देना चाहता हूँ, है ना। ये पॉइंट नंबर 3 का हिंदी में समझा देना चाहता हूँ। विदेशी व्यापार विशेषज्ञता की ओर ले जाता है। फॉरेन ट्रेड जो है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में है स्पेशलाइजेशन। हर देश जो है वो किसी न किसी वस्तु को बनाने में एक्सपर्ट होता है, उसका उसके यहाँ अच्छा से अच्छा वो बना सकता है कम से कम लागत पर। तो विदेशी व्यापार जो है ना, विशेषज्ञता की ओर ले जाता है और विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। श्रम विभाजन के लाभों के कारण तुलनात्मक रूप से कम लागत पर माल का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4, है ना। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4 को आप लोग लिखिए। 3 पॉइंट आप लोग लिख चुके हैं स्टूडेंट, अब चौथा पॉइंट लिखिए। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, स्थिरता, मूल्य में स्थिरता। तो चलिए इसका हिंदी पहले आपको, हिंदी में इस पॉइंट की स्टेबिलिटी मतलब तो आप समझते होंगे, बहुत सिंपल वर्ड है ना, फिर भी मैं हिंदी में इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका हिंदी हुआ कीमतों में स्थिरता। क्या हुआ? कीमतों में स्थिरता। ठीक है,
तो अब आप पहले इसे पॉइंट नंबर 4 का इंग्लिश में सुन लीजिए, 2-4 लाइन, है ना, एक आध 2 लाइन सुन लीजिए। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस को मैं समझा रहा हूं, आप कॉपी में लिखिए। इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, आयरन्स आउट वाइड फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, इट इक्वलाइजेस द प्राइसेस ऑफ गुड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी में भी समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कीमतों में उतार चढ़ाव को दूर करता है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, जो कीमत में जो चेंजेस होता है उसको, उतार चढ़ाव को दूर करता है। समझ गए ना। यह दुनिया भर में वस्तुओं की कीमतों को बराबर करता है। यह दुनिया भर में वस्तुओं की कीमतों को बराबर करता है। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर लिखिए। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट लिखिए। 5 नंबर पॉइंट लिखिए, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, INCREASE, इंक्रीज, है ना, इन एफिशिएंसी। ठीक है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी लिख लिए स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कोई स्मॉल लेटर में कोई बात नहीं, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा होगा ना। ये इसको स्मॉल लेटर में डाल दो, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। चलिए, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इसका हिंदी हो गया दक्षता में वृद्धि। दक्षता में वृद्धि। ठीक है, तो इसको पहले पॉइंट नंबर 5 को मैं थोड़ा सा एक आध दो इंग्लिश बोल रहा हूँ, उसको सुनिएगा और लिखिए कॉपी में। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ड्यू टू इंटरनेशनल कंपटीशन, द प्रोड्यूसर in country attempt to produce better quality of goods and minimum possible cost. Due to international competition, the producer in country attempt to produce better quality of goods and minimum possible cost. These increase the efficiency and benefits to the consumers all over the world. है ना। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो एफिशिएंसी में इंक्रीज कैसे करता है, तो कंपटीशन ज्यादा होता है। आपको मालूम है कि हर प्रोडक्ट करने वाला व्यापारी जानता है कि अगर हम किसी वस्तु को बनाते समय उसका लागत अधिक हो जाएगा तो हम मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा बहुत होती है ना। हर देश वस्तु को बनाते रहता है, और वो अगर उसका लागत अधिक होगा तो उसका माल नहीं बिकेगा। इसलिए इस पॉइंट को मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से एफिशिएंसी इंक्रीज करता है ना। कैसे इंक्रीज करता है, थोड़ा सा और सुनिएगा। प्रतिस्पर्धा के कारण देश में उत्पादक वस्तुओं की बेहतर गुणवत्ता और न्यूनतम संभव लागत का उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है ना। प्रतिस्पर्धा के कारण देश में उत्पादक जो है, मतलब प्रोड्यूसर जो है, वस्तुओं की बेटर क्वालिटी और मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन करने का कोशिश करता है। यह दुनिया भर के उपभोक्ताओं को दक्षता और लाभ बढ़ाते हैं, है ना। ये दुनिया भर के जितने भी प्रोड्यूसर हैं उसमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है कि आप कैसे कम से कम लागत पर वस्तु को प्रोड्यूस कीजिएगा, गुड्स को प्रोड्यूस कीजिएगा, है ना। तभी ना दूसरा देश उसका गुड्स परचेज करेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 6 नंबर 6 लिखिए, एबिलिटी टू फेस नेचुरल क्लाइमेट्स। नेचुरल ability to face natural climates, CLIMATES, climates। ठीक है, नहीं गलत हो गया है, एबिलिटी टू फेस नेचुरल, ये गलत हो गया, इसको सही से लिखना है। क्लाइमेट्स नहीं आएगा, वर्ड गलत हो गया है, इसको ठीक है लिखिए, क्लामिटीज है, क्लामिटीज। ठीक है, इस पॉइंट का हिंदी भी आप लोग लिख लीजिए। इस पॉइंट का हिंदी है, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता, जो 6 नंबर पॉइंट है, एबिलिटी टू फेस नेचुरल क्लामिटीज, का हिंदी क्या है, तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता, है ना। आइए मैं पहले इसको एक आध दो लाइन आप लोग इसमें लिखिए। नेचुरल क्लाइमिटीज सच एज ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, फ्लड्स, बाढ़ आ जाना,
अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना, है ना। नेचुरल कैलामिटीज सच एज ड्रॉट, फ्लड्स, अर्थक्वेक एटसेट्रा अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री, है ना। ये जो सूखा पड़ता है, बाढ़ आता है या भूकंप आता है, उससे उसका असर प्रोडक्शन में होता है, किसी भी देश के, है ना, प्रोडक्शन में असर होता है ना। नेचुरल कैलामिटीज सच एज ड्रॉट, फ्लड्स, earthquake, etc. affects the production of a country adversely. Deficiency in the supply of goods at the time of such natural calamities can be made by imports from other countries. Deficiency in the supply of goods at the time of such natural calamities can be made by imports from other countries. अब मैं इसको समझा देता हूँ हिंदी में भी। तो ये क्या है, इसका हिंदी क्या हुआ, तो मैंने बताया था पॉइंट का, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता। आप तो जान रहे हैं प्राकृतिक आपदा कौन कौन से होते हैं, जैसे सूखा पड़ गया, वर्षा नहीं हुई तो सूखा पड़ गया एक, या भूकंप, बहुत ज्यादा बारिश हुआ तो बाढ़ आ गया, या अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया। तो ये सब जो प्राकृतिक आपदा होने के कारण प्रोडक्शन, किसी भी देश का प्रोडक्शन अफेक्ट कर सकता है ना। लो, और प्रोड्यूसर जो है ड्यू टू फ्लड्स, ड्यू टू अर्थक्वेक एंड ड्यू टू ड्रॉट, है ना, गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा सकते हैं, है ना। और तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही हेल्प करता है ऐसे समय में, है ना। प्राकृतिक आपदाओं की सामना करने की क्षमता, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप आदि, है ना, आदि में इंटरनेशनल व्यापार जो है गुड्स का आयात करके, नहीं, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय माल की आपूर्ति में कमी को अन्य देशों से आयात करके पूरा किया जा सकता है ना। अब किसी देश में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, फ्लड प्रोड्यूस नहीं किया, तो दूसरा देश से, है ना, गुड्स को आयात करके अपने देश के नागरिक को खिला सकते हैं, है ना। चलिए, तो इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ, है ना। मैंने तो कहा कि आपको शुरू में ही बताया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है दो देशों के बीच में किया जाता है, आपसी बातचीत के माध्यम से किया जाता है, दोनों में समझौता होता है तभी व्यापार होता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट तो हो गया स्टूडेंट। अब 7वां पॉइंट लिखिए आप लोग, है ना, 7 नंबर लिखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो, ठीक है, और हाउ यहाँ कर दीजिए HOW, हाउ एंड एस्टेब्लिशमेंट of new industries, इंडस्ट्रीज, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 7, इंडस्ट्रीज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। इस पॉइंट का हिंदी आप लिख लीजिए, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान और नए उद्योगों की स्थापना। क्या लिखिएगा पॉइंट का हिंदी, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान और नए उद्योगों की स्थापना। तो इंग्लिश में कुछ एक आध दो लाइन लिखिए इस पॉइंट को के लिए। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड मतलब अविकसित, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अविकसित देश, है ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैन एस्टैब्लिश एंड डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज with the machinery, equipment and technical know-how imported from developed countries. This helps in the development of these countries and the economy of the world at large, है ना। तो अब इस पॉइंट को मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा पॉइंट नंबर 7 को। इसका हिंदी क्या हो गया, इसका हिंदी जो है, एक मिनट में हिंदी तो इसका लिखा हूँ, ठीक है। राजनीतिक ये हो गया आर्थिक निर्भरता,
अच्छा ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ पहले इसको ऊपर एक बार में। इंग्लिश तो समझा दिया, और दोबारा इसको एक मिनट, इसको पहले 7 नंबर से हिंदी समझाऊंगा, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ एक बार पॉइंट को, ठीक है। तो हिंदी में इसका पॉइंट हो गया, हिंदी में लिख लीजिए एक नया पॉइंट। हिंदी इसका जो है हिंदी में यही लिखे थे, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान और नए उद्योग की स्थापना। तो आइए 7 नंबर पॉइंट्स का हिंदी में बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। अविकसित देश मशीनरी उपकरण और तकनीक के साथ, अविकसित देश मशीनरी उपकरण और तकनीकी के साथ नए उद्योग स्थापित और विकसित कर सकते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना। वो क्या होगा कि मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, मशीनरी और इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ नए नए इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकता है, या उसको डेवलप कर सकता है, विकसित देशों से मंगाकर, है ना। विकसित देशों से मंगाकर और विकसित देशों से ज्ञान प्राप्त करके, है ना, आयातित ज्ञान प्राप्त करके, है ना। क्योंकि विकसित देश में क्या होता है, टेक्नोलॉजी उसका डेवलप्ड रहता है, उनके यहाँ जो मशीन है वो डेवलप टेक्नोलॉजी के रहते हैं। तो अविकसित देश के सामने सबसे बड़ी समस्या होता है कि उनके यहाँ पर उतना अच्छे किस्म का मशीनरी नहीं रहता है, उतने अच्छे किस्म का मशीनरी नहीं है, और टेक्नोलॉजी में वो डेवलप नहीं रहता, सीधा बात है ना। इसके चलते कि वो उसका प्रोडक्शन जो है कॉस्ट अधिक होता है। तो अविकसित देश जो है वो विकसित देशों से, है ना, ज्ञान, न्यू न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी का मशीनरी को आयात करके अपने यहाँ पर इंडस्ट्री को बैठा सकता है ना। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत विदेशी व्यापार विनिमय अर्जित करने के लिए चीनी का निर्यात करता है, इसके इसलिए देश की चीनी की कीमतें, ठीक है, नहीं ये गलत हो गया। चलिए, एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज को मैंने क्लियर कर दिया। तो दोबारा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैन एस्टैब्लिश एंड डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज विद द मशीनरी इक्विपमेंट एंड टेक्निकल नो हाउ इंपोर्टेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। दिस हेल्प्स in the development of these countries and the economy of the world at large। अब 8वां पॉइंट लिखिए, 8वां पॉइंट लिखिए, डेवलप्ड, डेवलपमेंट लिखिए, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ, देखिए मीन्स, इसको भी समझिए, मीन्स ऑफ, है ना, डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, लिखिए, ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, transport and communication, and communication, communication, development of the means of transport and communication। ये हो गया 8वां है ना। ठीक है। तो इस पॉइंट का है कि इसका हिंदी यही लिखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी, इसका हिंदी आप लोग लिख लीजिए। इस पॉइंट का हिंदी हुआ परिवहन और संचार के साधनों का विकास, परिवहन और संचार के साधनों का विकास, इसका हिंदी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन और संचार के सर्वोत्तम साधनों की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, दोनों के लिए साधनों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के लिए परिवहन और संचार के साधनों विकास को भी संभव बनाया गया है। ठीक है। अब वो उसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड रिक्वायर्स द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंटरनेशनल trade requires the best means of transport and communication. For the advantages of international trade, development in the means of transport and communication is also made possible। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, है ना, 9th नंबर, ये आपका हो गया 9th नंबर पॉइंट। 9th नंबर खूब बढ़िया से आप लोग सुनिए और
अपने लैंग्वेज पॉइंट, मेन पॉइंट लिख लीजिए और उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिएगा, है ना, ठीक है। अदर 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 एडवांटेजेस, और भी क्या है, अदर एडवांटेजेस अदर एडवांटेजेस अदर एडवांटेजेस, ठीक है, अदर एडवांटेजेस। अब इस पॉइंट का हिंदी भी लिख लीजिए। ठीक है, इसका हिंदी लिखिए आप लोग, अन्य फायदे, अन्य फायदे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, इसका इंग्लिश में कहा, 2 लाइन लिखिए, क्या होता है अदर एडवांटेजेस में, आप क्या लिखिएगा तो सुन लीजिए, उसके बाद तो आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन मेनी अदर वेज सच एज बेनिफिट्स टू कस्टमर्स, इंटरनेशनल पीस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन मेनी अदर वेज सच एज बेनिफिट्स टू कस्टमर्स, कंज्यूमर्स नॉट कस्टमर कहिए, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, इंटरनेशनल पीस और एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, समझे, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई अन्य तरीकों से मदद करता है, जैसे कि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाल करता है और बेहतर जीवन स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ होते हैं। और क्योंकि गुड्स, अगर कोई देश अच्छा कम से कम लागत पर गुड्स को मंगवाता है तो ये जो कंज्यूमर है उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, और वो कम लागत पर अच्छा से कम लागत पर वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करता है, ठीक है। अब आप इसको पूरा पॉइंट लिख दिए होंगे, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब स्टूडेंट, अब इस टॉपिक को मैं मिटा देता हूँ। अब आप लोग लिखिएगा डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसको लिखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको पूरा मिटा दे रहे हैं। डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लिख लिए होंगे, ऐसे मैं अभी बोर्ड में लिख देता हूँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेजेस, DIS, है ना, ADVAN, यह छूट गया था ना, एडवांटेज है एन, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ठीक है। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसको ऐसे कॉपी में ना ऐसे अंडरलाइन या बॉक्स बनाकर भी आप लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, जो चीज लिखते हैं हेडिंग को उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। पहले वाला में अंडरलाइन करना भूल गया था मैं, अब आप लोग इसको अंडरलाइन करके लिखिए, पहला पॉइंट ना। तो पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। देखिए जहां मेरिट्स है वहां डिमेरिट्स है ना, ठीक है। तो लिखिए पहला, इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल, हार्मफुल, इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, लिखिए पहला पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स, ठीक है। तो इसका हिंदी आप लिख दीजिए, हानिकारक, हानिकारक वस्तुओं का आयात। इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स का हिंदी लिख लीजिए, हानिकारक वस्तुओं का आयात, है ना। तो थोड़ा सा एक आध दो लाइन इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, आप लोग इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंपोर्ट ऑफ स्पूरियस drugs, luxury articles, etc. adversely affect the economy and well-being of the people. इसको हिंदी में भी मैं बता देता हूँ। नकली हानिकारक वस्तुओं का आयात, नकली दवाओं का आयात एक हो गया, विलासिता की वस्तुएं आदि अर्थव्यवस्था और लोगों की भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ना। अगर आपका पास कुछ लग्जरी वाला गुड्स ज्यादा आयात करते हैं या नकली दवा मंगा लेते हैं, है ना, तो उससे देश के लोगों पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर, डेंजर टू इंटरनेशनल पीस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डेंजर, डेंजर टू इंटरनेशनल, नेशनल, डेंजर टू इंटरनेशनल ना, पीस, पीस का मतलब शांति हो गया ना। डेंजर टू इंटरनेशनल पीस लिखिए स्टूडेंट, पीस। ये डेंजर टू इंटरनेशनल पीस, ठीक है। तो इसको लिखिए थोड़ा सा इंग्लिश में एक आध दो लाइन, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड गिव्स कैन अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल ट्रेड गिव्स एन opportunity to foreign agents to settle down in the country, which ultimately endangers its internal peace. है ना। इंटरनेशनल ट्रेड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी है ना, अवसर टू फॉरेन एजेंट्स टू सेटल डाउन इन द कंट्री विच अल्टीमेटली इंडेंजर्स इट्स इंटरनल पीस। यानी कि इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो डिमेरिट्स पॉइंट नंबर 2 है, उसमें मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय, इसका हिंदी क्या बताया था, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा। डेंजर्स टू इंटरनेशनल पीस का हिंदी क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा। तो चूंकि यहाँ पर मैं बोल देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी एजेंटों को देश में बसने का अवसर देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी एजेंटों को देश में बसने का अवसर देता है, जो अंततः इसकी आंतरिक शांति को खतरे में डालता है। समझ में आया बात। नेक्स्ट, जहां मेरिट है वहां डिमेरिट भी है। वर्ल्ड वार्स, वर्ल्ड वार्स, वर्ल्ड वार्स, ठीक है। इसका वर्ल्ड वार्स का हिंदी भी आप लिखिए विश्व युद्ध, है ना। वर्ल्ड वार्स की हिंदी क्या होगा, विश्व युद्ध। तो वर्ल्ड वार्स को मैं इंग्लिश में एक आध दो लाइन बोल रहा हूँ, सुनिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड्स ब्रीड्स rivalries amongst nations due to competitions in the foreign market. This may eventually leads to wars and disturb world peace. International trade, international trades breeds rivalries, rivalries, rivalries amongst nations due to competitions in the foreign markets. This may eventually लीड्स टू वॉर्स एंड डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस, ठीक है ना। देखिए किस तरह से इसका डिमेरिट्स है ना। तो विश्व युद्ध इसका हिंदी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के बीच में प्रतिद्वंदिता पैदा करता है ना। राष्ट्र के बीच में क्या करता है, कंपटीशंस को ज्यादा पैदा करता है, ठीक है ना। तो विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण, है ना, या अंततः युद्धों के कारण बन सकता है। वर्ल्ड वार्स हो सकता है, दो देश एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे कंपटीशन के कारण में, आयात और निर्यात कारण में, वस्तुओं की लागत के संदर्भ में, है ना। और जो धीरे 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 एक लड़ाई का जरिया बन जाएगा। और दोनों देश के बीच में लड़ाई हो सकता है, 2 या 3 4 5 6 देश के बीच में लड़ाई हो सकता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे वर्ल्ड वार्स में शांति को भंग कर देता है। चलिए वर्ल्ड वार्स, नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट लिखिए। मिस यूटिलाइजेशन, मिस यूटिलाइजेशन, मिट यूटिलाइजेशन, मिट यूटिलाइजेशन, UTI है, UTILISATION, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल
रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए इसको लिखिए रिसोर्सेज, ठीक है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसका हिंदी लिख लीजिए, पॉइंट का हिंदी लिखिए, प्राकृतिक साधनों का गलत उपयोग, प्राकृतिक साधनों का गलत उपयोग, ठीक है। अब सुनिएगा, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, लिखिएगा एक आध दोनों इंग्लिश में। एक्सेसिव एक्सपोर्ट, एक्सेसिव, EXCESSIVE, excessive exports may exhaust, EXHAUST, exhaust the natural resources of a country in a shorter span of time than it would have been otherwise. This will cause economic downfall of the country in the long run. ठीक है ना। अभी आपको इसको भी आप समझ जाइएगा कि जैसे मैंने बताया, लिखा है प्राकृतिक संसाधनों का गलत उपयोग, अत्यधिक अत्यधिक निर्यात, है ना, किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों को कम समय में समाप्त कर सकता है ना। अत्यधिक निर्यात जो है किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों को कम समय पर समाप्त कर सकता है। हर देश को प्रकृति ने नवाजा है, नवाजा, अब हम उस जो हमको मिला है, गिफ्ट मिला है नेचर से, उसको हम अधिक यूज करेंगे, अधिक उस वस्तु का निर्यात करेंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उसी को मैं कह रहा हूं कि अत्यधिक निर्यात किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों को कम समय पे समाप्त कर सकता है, जितना कि अन्यथा होता है। इससे लंबे समय में देश का आर्थिक पतन होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5वां नंबर पॉइंट, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। 5वां नंबर पॉइंट लिखिए, है ना, इकोनॉमिक 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 डिपेंडेंस, डिपेंडेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इसका हिंदी भी लिख लीजिए आप लोग, इसका हिंदी लिखिए, सभी स्टूडेंट्स का हिंदी लिखिएगा। 5 नंबर पॉइंट का हिंदी, ठीक है, आर्थिक निर्भरता। इकोनॉमिक डिपेंडेंस का हिंदी क्या होता है? आर्थिक निर्भरता, है ना। तो the underdeveloped countries have to depend upon the developed ones for their economic development. Such reliance often leads to economic exploitation. For instance, most of the underdeveloped countries in the Africa and Asia have been exploited by European countries, है ना। The underdeveloped countries have to be dependent upon the developed ones for their economic development. Such reliance often leads to economic exploitation. For instance, most of the underdeveloped countries in Africa and Asia have been exploited by European countries. ठीक है ना। अब आपको हिंदी में भी इसको बता देते हैं, थोड़ा हिंदी में भी लिखिए। आर्थिक निर्भरता, तो इस पॉइंट का हिंदी हुआ, मतलब इसमें कहता है कि अविकसित देश जो है ना, अविकसित अंडरडेवलप्ड कंट्री को अपने आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना, विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है हर समय। वो विकसित, है ना, विकसित देश जो है गुड्स नहीं भेजेगा तो इसकी यहाँ बहुत बड़ी समस्या होगा। अंडर डेवलप्ड कंट्री को हमेशा अपने आर्थिक निर्भरता के लिए विकसित देशों में डिपेंड करना पड़ता है ना। तो आर्थिक अविकसित देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह की निर्भरता अक्सर आर्थिक बहिष्कार की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका और एशिया के अधिकांश अविकसित देशों का यूरोपीय द्वारा शोषण किया गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 6 नंबर लिखिए स्टूडेंट, 6ठा नंबर पॉइंट, ठीक है, पॉलिटिकल डिपेंडेंस, पॉलिटिकल डिपेंडेंस, पॉलिटिकल डिपेंडेंस, ठीक है। देखिए इसका पॉलिटिकल डिपेंडेंस का हिंदी भी आप लिख ही लीजिए, राजनीतिक निर्भरता। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना, वो लिख सकते हैं उसका हिंदी भी, है ना। तो राजनीतिक निर्भरता, ठीक है। अब लिखिए एक आध इंग्लिश में, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफन इनकरेजेस subjugation and slavery. It impairs economic independence, which endangers political dependence. For example, British
Arabs came to India as traders and ultimately ruled over India for a long term, for a very long term, है ना। और देखिए इस तरह से कितना बड़ा हमारे देश में अंग्रेजों का शासन काल रहा, हम लोग बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे, है ना। तो ये पॉलिटिकल डिपेंडेंस जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अक्सर अधीनता और दासता को प्रोत्साहित करता है, या आर्थिक स्वतंत्रता को भी बाधित करता है ना, जो राजनीतिक निर्भरता को खतरे में डालता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश साम्राज्य भारत में व्यापार करने आता है, अंग्रेज लोग यहाँ भारत में व्यापार करने आते हैं, है ना, और देश में फिर देश को ही गुलाम बना लिया, ठीक है। और ये अंग्रेज लोग लंबा समय तक व्यापार किया भारत में, ठीक है। अब 7 नंबर पॉइंट लिखिए आप लोग, चलिए 7 नंबर पॉइंट लिखिए। 7 नंबर पॉइंट लिख लिए। स्टोरेज ऑफ गुड्स, है ना, स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स का हिंदी लिखिए, स्टोरेज ऑफ गुड्स का हिंदी लिखिए, है ना। माल का भंडारण, है ना, माल का भंडारण। तो sometimes the essential commodities required in a country and in short supply are also exported to earn foreign exchange. This results in shortage of these goods at home and causes inflation. For example, India has been exporting sugar to earn foreign trade exchange, hence the accelerating प्राइसेस ऑफ शुगर इन दी कंट्री, ठीक है ना। अब आप इसको हिंदी में भी समझ लीजिए। कभी कभी किसी देश में आवश्यक वस्तुओं और कम आपूर्ति में भी विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात किया जाता है ना। इससे घर में इन सामानों की कमी हो जाती है और मुद्रा स्फीति हो जाती है। उदाहरण की भारत विदेशी व्यापार विनिमय अर्जित करने के लिए चीनी का निर्यात करता रहा है, इसलिए देश में चीनी की कीमतें बढ़ रही है ना। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाता है। क्यों क्यों निर्यात किया जाता है? तो फॉर यहाँ पर मैंने कह दिया है कि समटाइम द एसेंशियल कमोडिटीज रिक्वायर्ड इन ए कंट्री एंड इन शॉर्ट सप्लाई आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए, है ना। और जिससे क्या, यहाँ सारा चीनी भेज देगा दूसरे देश में, तो हमारे देश में चीनी का दाम बढ़ जाएगा, तो ये उसका डीमेरिट्स है। 8 नंबर पॉइंट लिखिए, 8 नंबर। अब जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए, टाइम भी हो रहा है, लेकिन सुनिएगा पॉइंट को और अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है। impediment, impediment in the development of home industries, ठीक है। तो इसका हिंदी भी लिख लीजिए। घरेलू उद्योगों के विकास में बाधा, घरेलू उद्योगों के विकास में बाधा, ठीक है। तो international trade has an adverse effect on the development of home industries. It poses a threat to the survival of infant industries at home due to foreign competitions and unrestricted imports. The upcoming industries in the country may collapse. ठीक है। अब आप हिंदी में लिखिएगा, घरेलू उद्योग के विकास में बाधा, ठीक है ना, घरेलू विकास में बाधा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का घरेलू उद्योग में विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या घर पर शिशु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है ना। सब गुड्स आप फॉरेन से मंगा लीजिएगा, तो हमारे जो स्मॉल स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उसको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, होम इंडस्ट्रीज को, उसी को कहते हैं शिशु उद्योग, है ना। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रतिबंधित आयात के कारण देश में आने वाले उद्योग धराशायी हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स आप बढ़िया से पॉइंट को लिख लिए होंगे, और अपने से भी कुछ आध दो पॉइंट बना सकते हैं। तो ये पॉइंट को आप लिख लीजिए और अपने लैंग्वेज पर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मेरा यूट्यूब चैनल इससे बना हुआ DR, है ना। किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो इसको टाइप कीजिएगा तो सब इसमें आ जाएगा, है ना। यूट्यूब चैनल का ये इसी से मेरा बना हुआ है, dr.md.rehan। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बिल को दबाइए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, है ना। और आप लोग इसको इंग्लिश और जो प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको सुधारने का कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।